स्वागत है। और आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास को पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन अगर प्रश्न की बात करें तो भारतीय संवैधानिक विकास से भी सवाल पूछे जाते हैं और हम कोशिश करेंगे उन सभी तथ्यों को पढ़ने का जहां सबके परीक्षा में सवाल आते हैं। ये वीडियो, ये नोट्स उन सभी टॉपिक, उन सभी तथ्यों को जोड़कर बनाया गया है जहां सबके परीक्षा में बार बार या ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भारतीय संविधान की सीरीज में, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहला टॉपिक आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जब आते हैं लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, लेकिन इस नोट्स के माध्यम से हम लोग इस पूरी भारतीय संविधान की सीरीज को पढ़ेंगे, लेकिन एक भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी प्रश्न आया तो आपका गलत ना होने पाए। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ, ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया। प्रत्येक लाइन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगर वॉरेन हेस्टिंग की बात किया जाए तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फ्रांसीसी क्लिवरिंग, मानस और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। जी हाँ, ब्रिटिश संसद ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसीसी क्लिवरिंग, मानस और बारवेल काउंसिल के सदस्य भी नियुक्त हुए। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये हर एक लाइन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, अलग अलग किया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके अगले नोट्स के पेज की तरफ। जी हाँ, इस महत्वपूर्ण सेशन इस सीरीज में यहाँ पर है 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। मैंने 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई। माने गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किया गया। माने पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किया गया। कंपनी ने भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 1833 के चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी के साथ हम चलते हैं एक आधा और प्रश्न की तरफ, एक और टॉपिक की तरफ। लॉर्ड विलियम बेटिंग, ध्यान से देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य 14 सदस्य को सम्मिलित किया गया। माने लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। यहाँ तक की लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है परीक्षाओं में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य 14 सदस्य भी शामिल कर लिया गया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक्करण करने की व्यवस्था की गई। मैंने 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की, अलग करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जो आजकल ISPCS के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवालों में से एक है। वैसे हर एक लाइन मैंने बताया आपको पहले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी तो हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे, फिर एक एक करके इन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे।
इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा शेयर कर दीजिएगा। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। जी हाँ, अब गवर्नर जनरल जो थे, पहले बंगाल गवर्नर जनरल से भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं, अब गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। हम और आगे बढ़ते हैं। अब लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। माने इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का भी सृजन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कूट वाले सवाल जब पूछे जाते हैं तब ये इसकी महत्व बढ़ जाती है। 1861 के अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। यहाँ तक कि टॉपिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, चाहे तो आप इसकी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आगे हम लोग देखेंगे, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार के 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरे प्रश्न पूछने मतदान का अधिकार नहीं था। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, सरकार की 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन पूरे प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता, माने सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का शुरू किया जाना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। ये पहले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 के एक्ट में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, किसे मार्ले मिंटो कहा जाता है बताइए? इसे किस अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है? जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर देंगे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई। यह भी पूछा जाता है। अगला टॉपिक है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। माने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था भी स्थापित की गई, जो इंपॉर्टेंट है। मैंने 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को
इसमें सम्मिलित किया गया। माने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण हुआ। मैंने आपसे पहले कहा इस सीरीज की एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस नोट्स की एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम और आगे चलते हैं आपके साथ। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है आप सभी के लिए, जैसे 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की युद्ध। ये भी पूछा जाए 1757 की लड़ाई कहाँ, प्लासी की लड़ाई थी। 1764 में बक्सर की युद्ध। अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की भी सीढ़ियां बनी। अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो 1773 से 1857। द्वितीय चरण की हम बात करें 1858 से 1909। तृतीय चरण है 1910 से 1939, 1940 से 1947 और पंचम चरण की बात करें तो 1947 से 1950। षष्ठम चरण की बात करें तो 1950 से आज तक। तो अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय संविधान के विकास को 6 चरणों में बांटा गया है। इन चरणों को हम लोग क्रमवार रूप से एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम चरण होगा 1773 से 1857 तक। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो के साथ में बने रहेंगे, इस वीडियो में जुड़े रहेंगे ताकि हर टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जी हाँ, हम इसके बाद प्रथम चरण को पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जो भी लोग टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़ेंगे। जैसे ही आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, PDF मिलती रहेगी, क्लास मिलती रहेगी। आप चाहते हैं घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त करने के लिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी नोट्स घर बैठे। और ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी की लाइव चल रही हैं। मेरी क्लासेज निःशुल्क चलती हैं और यहाँ पे नंबर दिया गया, नंबरों पर भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और ये वीडियो को अगर फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। इसकी पूरी PDF आपको सभी विषयों की क्रमवार रूप से मिल जाएगी। इसकी वीडियो लेक्चर भी एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सुपर टेट विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर 2 और यूट्यूब चैनल है, उन चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। अगली वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगी जहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रथम चरण भारतीय संवैधानिक का विकास का जो पहला चरण है 1773 से 1857 तक, जो बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।